गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन के बारे में और आज हम बात करेंगे शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में केंद्रीय प्रशासन के बारे में, तो उसमें हमने जो केंद्र में विभिन्न विभागों की जो स्थापना अपने राज्य से साम्राज्य में परिवर्तित करके शेरशाह सूरी ने की थी और अपने साम्राज्य में नव निर्मित विभिन्न विभागों को जो है उसने बनाया था। तो उनमें जो है उन विभागों के तहत मुख्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी, जिसकी चर्चा जो है हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शेरशाह के प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था में जो है हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मुख्य अधिकारी थे और उनके जो है अधीन क्या कार्य थे। प्रांतीय शासन प्रांतीय शासन को लेकर के विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद की स्थिति है, क्योंकि कुछ एक इतिहासकारों का तो ये मानना है कि जो शेरशाह की शासन व्यवस्था थी उसमें केंद्र के बाद जो है सरकार से बड़ी कोई भी जो है जो मुख्य इकाई उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं थी, यानी कि उसमें प्रांत नहीं थे। अब्बास का शेरखानी का ये कहना है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में सरकारें ही जो है मुख्य बड़ी इकाई हुआ करती थी, प्रांत नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसके विपरीत एल श्रीवास्तव एक इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि उस समय पे जो है प्रांत होते थे। वो बंगाल प्रांत की, बिहार प्रांत की, पंजाब प्रांत की बात करते हैं कि वो प्रांत होते थे। उदाहरण स्वरूप वो कहते हैं कि हैबत खान नाम का जो व्यक्ति था, हैबत खान को जो है पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था शेरशाह सूरी ने, और इसके अधीन जो है सेना भी थी और उस सेना का जो है ये मुख्य संरक्षक और उस प्रांत का यानी कि पंजाब प्रांत का मुख्य कार्यभार सारा हैबत खान के ऊपर ही था। तो इससे हम मान सकते हैं कि उस समय का इतिहास लिखने वाला जो इतिहासकार है वो ये मानता है कि हैबत खान नाम का व्यक्ति सूबेदार था और पंजाब प्रांत का वो सूबेदार था। तो सूबा या प्रांत उन दोनों ही शब्दों को एक ही इकाई के लिए यूज किया गया है। तो उस समय सूबे या प्रांत होते थे, सरकार बड़ी इकाई नहीं थी, अपितु सरकार से भी बड़ी इकाई थी सूबा या प्रांत। तो हम मान सकते हैं कि जो है प्रांत होते थे। दूसरा, परमात्मा शरण ये भी कहते हैं कि शेरशाह के शासनकाल में जो है प्रांतों जैसी व्यवस्था थी, क्योंकि प्रांतों में जो है अधिकारी नियुक्त होते थे, उनको सूबेदार कहते थे। हैबत खान पंजाब का सूबेदार था, इसकी जो है वो बात करते हैं, और हैबत खान को पंजाब का सूबेदार नियुक्त करके मनसद ए आला की उपाधि से उन्होंने नवाजा था। तो ये उपाधि देके जो है इसको पंजाब का सूबेदार बना दिया गया था। दूसरी तरफ जो है ये बात करते हैं ख्वासा खां की। ख्वासा खां जो है राजपुताना का सूबेदार था। राजपुताना का एरिया इसके अंतर्गत आता था, खैबत खां के अंतर्गत। तो खैबत खान के अंतर्गत राजपुताना का एरिया आता था और ये राजपुताना का सूबेदार था। तो इस प्रकार इन दोनों का जो जिक्र है समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में उपलब्ध है, जिसके कारण हम ये मान सकते हैं कि उस समय में जो है प्रांत सबसे बड़ी इकाई थी, न कि सरकार। केंद्र के बाद जो है प्रांतों का ही मुख्य स्थान रहा है। तो प्रशासन में जो ये प्रांत जो मुख्य इकाइयों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैबत खान और खैबत खान के अंतर्गत पंजाब और राजपुताना का जो एरिया था, तो यहाँ इनके बारे में एक इतिहासकार हैं एल श्रीवास्तव, वो लिखते हैं कि प्रशासन के इन बड़े भागों को सूबा या प्रांत कहते थे और इनके जो मुख्य अधिकारी थे इनको सूबेदार कहते थे, और इनके पास जो है एक बड़ी सेना होती थी। तो इस प्रकार से जो है एल श्रीवास्तव ने
समकालीन स्रोतों के आधार पे उस समय पे सूबा या प्रांत होने की जो है बात बताई है। तो उसके बाद जो है एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। एल श्रीवास्तव जी कहते हैं कि रोहिला खंड के सारे जो इलाके थे, रोहिला खंड के जो इलाके थे, रोहिला खंड के जो इलाके थे, उन इलाकों का जो प्रांत था, उस प्रांत को जो है अहमद खां सारवानी के अधीन रखा गया था। और रोहिला खंड से लेकर के जो है अवध तक का एरिया था, वो ईशा खान के अंतर्गत रखा गया था। तो इस प्रकार से ये बात साबित हो जाती है कि जो रोहिला खंड के आसपास का जो एरिया था वो अहमद खान सारवानी के अधीन एक प्रांत था या सूबा था। और अवध रोहिला खंड के बाद जो है से लेकर के अवध की जो सारा क्षेत्र था वो प्रांत जो है ईशा खान के अंतर्गत था। तो इस प्रकार से इनमें जो मुख्य शीर्ष अधिकारी होते थे उनको जो है उस समय में सूबेदार ही नाम नहीं दिए गए थे, अपितु उनके लिए अमीन, हकीम, सूबेदार इत्यादि जो है नामों से उनको नवाजा गया था। तो ये जो अमीन है, हकीम है, सूबेदार है, हालांकि इनकी जो पद स्थिति है वो अलग अलग थी, क्योंकि सूबेदार के अधीन सेना होती थी और अमीन के अधीन जो है थोड़ी कम सेना होती थी। तो जो ये प्रांत थे, इन प्रांत में जो अधिकारी थे उनके जो पद थे वो तो चाहे एक सूबेदार की तरह समान थे, लेकिन उनके अधिकारों में जो है उतार चढ़ाव था। मतलब उनके अधिकार समान नहीं थे, उन सभी के अधिकार उनके प्रांत के आधार पे जो है निर्धारित किए गए थे। जैसे कि हम बात करते हैं हैबत खान की। हैबत खान के जो है बात यदि हम करेंगे तो हैबत खान ऐसा सूबेदार था पंजाब प्रांत का जिसके पास 1 लाख की सेना थी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मालवा के सूबेदार की। तो मालवा का जो सूबेदार था सुजात खान के पास 26,000 के जो सैनिकों की सेना थी। और जो खवासा खान की हमने बात की है उसके पास कहते हैं कि 50,000 की सेना थी। तो इस प्रकार से सैनिक स्थिति में हमने देखा कि कितना परिवर्तन है। हालांकि ये सारे ही जो है अपने अपने सूबे के अपने अपने प्रांत के सूबेदार हैं या इक्ता के ये मालिक कहे जाते थे, लेकिन फिर भी जो है इनकी पद स्थिति समान होने के बावजूद भी इनके अधिकार समान नहीं थे। तो अधिकारों में जो है इनके अधिकारों में कुछ न कुछ जो है डिफरेंस था। तो इस प्रकार से विभिन्नता होते हुए भी सूबे के मालिक को जो है सूबेदार, अमीन या हकीम शब्दों से जो है उन अधिकारियों को नवाजा गया था। उनको जो है सम्राट शेरशाह सूरी ने विभिन्न उपाधियों से नवाजा था। हालांकि उनके अधिकारों में जो है भिन्नता थी, लेकिन उस समय में प्रांत या सूबे होते थे। इस बात से हम जो है इस मना नहीं कर सकते, इस बात को हम नकार नहीं सकते। तो अब ये साबित हो जाता है कि उस समय में लाहौर, पंजाब, अजमेर और सिंध, मालवा, बिहार, बंगाल ये जो है उस समय के मुख्य प्रांत या सूबे कहे जाते थे। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि उस समय पे जो ये जिन स्थानों को सूबा कहा जाता था या प्रांत कहा जाता था उनके लिए जो है इक्ता शब्द का यूज भी किया है, क्योंकि जो प्रांत शब्द का यूज है या सूबा शब्द का यूज है उसका यूज जो है अकबर ने ही प्रथम बार किया था। उससे पहले जो है प्रांत या सूबे के लिए इक्ता शब्द यूज किया गया है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रांतीय शासन के बारे में हम जिस मुख्य शीर्ष अधिकारियों की बात कर रहे हैं, चाहे उन अधिकारियों में हम बात करें इसकी सूबेदार की या फिर इक्तादार की, तो उसके मुख्य अधिकारी को सूबेदार कहा जाता था, अमीन कहा जाता था।
तो एक अमीन के पास 5,000 की 50,000 की कितनी सेना होगी, ये सम्राट द्वारा तय होता था। और उस समय पे जो है प्रांतीय शासन व्यवस्था थी, सरकार से बड़ी इकाई थी वो, और एक प्रांत में कई सारी सरकारें हो सकती थी। उदाहरण स्वरूप हम बंगाल प्रांत की बात कर सकते हैं। बंगाल प्रांत में जो है कहते हैं कि 19 सरकारें थी। तो इस प्रकार से प्रांतीय शासन को हम नकार नहीं सकते, प्रांतीय शासन व्यवस्था थी, और चाहे उसको इतना ही कहते थे, लेकिन शेरशाह सूरी के समय में प्रांतीय शासन व्यवस्था प्रचलित थी। उसके लिए जो शीर्ष अधिकारी थे उनको हकीम, अमीन और जो है सूबेदार के नाम से जो है नवाजा गया था, और विभिन्न उपाधियों से उनको नवाजा गया था। उनके पद समान होते हुए भी उनके अधिकारों में विभिन्नता पाई गई है। विभिन्न इतिहासकारों के यदि मत देखें तो प्रांतों को लेकर के अलग अलग मत दिए हैं। कोई इतिहासकार ये कहता है कि उनको उस समय पे प्रांत थे ही नहीं, सरकारें ही थी। लेकिन इस बात से ज्यादातर लोग सहमत नहीं हैं। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि उस समय पे जो प्रांत होते थे उनको इक्ता कहते थे, कुछ लोग कहते हैं सूबा कहते थे। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो एक जो है उदाहरण के रूप में हम उस समय की प्रशासनिक इकाइयों पे किए जाने वाले प्रयोगों की बात करते हैं। उस समय में जो है प्रांतों जैसी जो इकाई थी उन पे समय समय पे जो है कुछ प्रयोग भी किए हैं शेरशाह सूरी ने। जैसे कि हम बंगाल प्रांत की बात कर लेते हैं। बंगाल प्रांत में कहते हैं कि इस विभिन्न बंगाल प्रांत को विभिन्न सरकारों में बांटा गया था। 19 सरकारों के इतिहासकार बात करते हैं, तो विभिन्न इतिहासकारों ने कहा है कि बंगाल प्रांत में 19 सरकारें थी। तो बंगाल प्रांत का जो मुख्य अधिकारी था काजी फजीलत था। काजी फजीलत हालांकि एक सैन्य अधिकारी नहीं था। हमने पीछे जो पद पढ़े थे केंद्रीय प्रशासन तंत्र के, उनमें हमने काजी उल कुजात नाम का एक जो है विभाग पढ़ा था। तो उसमें उसका जो मुख्य अधिकारी होता था, जो मुख्य काजी होता था, उसका काम होता था फौजदारी जो मामले हैं उनमें जो है न्यायकर्ता के रूप में वो कार्यरत होता था, यानी कि एक जज के रूप में वो काम करता था। तो यहाँ पे काजी फजीलत को बंगाल का जो है मुख्य पद दिया गया था। तो वो जो है एक सैन्य अधिकारी नहीं था, उसके अधिकार में सेना नहीं थी, लेकिन विभिन्न जो भी सरकारों के मुख्य मामले हैं उन वो सारे ही काजी फजीलत के अंडर में आते थे। वहां पे जो शासन व्यवस्था है उसको कैसे चलाना है वो जो है काजी फजीलत के अंतर्गत आता था। तो प्रांतों में जो सरकार प्रांतों को जो सरकारों में बांटा है, सरकारों की सरकारों के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा का कार्यभार, उनको जो है विभिन्न लोक कल्याणकारी जो उनके लिए कार्य हैं उनका कार्यभार सारा काजी फजीलत के अंतर्गत में था। तो ये जो समय समय पे प्रयोग किए थे शेरशाह सूरी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में जो है उसको सुधारने के लिए किए थे। वो ये देख रहा था कि किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने से जो है प्रशासन में सुधार हो सकता है और जो है वो अधिक उपलब्धियों को पा सकता है। तो इसके लिए समय समय पर उसने प्रयोग किए। बंगाल को जो है उसने सरकारों में बांटा। उन सरकारों की बात कर सकते हैं, उनकी संख्या 19 थी, और उसका जो नियंत्रण जिस अधिकारी के अधीन दिया गया था काजी फजीलत, उसका जो है नाम था। और इस प्रकार से काजी फजीलत के तहत जो है इसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया गया था। उससे संबंधित जो भी महकमे थे वो सारे ही काजी फजीलत के अधीन आते थे। तो इस प्रकार से प्रांत जैसी इकाई जो है शेरशाह सूरी के समय में जो प्रचलित थी, उस प्रांत जैसी इकाई में सारे ही प्रांतों पे एक जैसे कानून लागू नहीं थे, क्योंकि जो प्रांत थे सारे ही प्रांतों का दायरा समान नहीं था। छोटे बड़े प्रांत थे, उनमें जो अधिकारी थे उनकी जो सैन्य योग्यता थी, सैनिक जो उपलब्धता उनको दी गई थी, उनके पद के अनुसार जो है वो भी भिन्न भिन्न थी। तो इस प्रकार से विभिन्न छोटे बड़े प्रांतों का हम जिक्र कर सकते हैं, जिनमें हमने बात की है लाहौर की, अजमेर की, और पंजाब की, अवध की, मालवा की। तो इस प्रकार से ये जो है उस समय के मुख्य प्रांत थे।
तो अब हम बात करते हैं आगे प्रांतों के बाद सरकारों की। सरकार का शासन। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रांतों को आगे सरकारों में विभाजित किया गया है। विभिन्न इतिहासकारों ने जो उस समय के समकालीन स्रोत हैं, समकालीन स्रोतों के आधार पे जो है शेरशाह सूरी के समय में 66 बताया है कि जो सरकार थे इनकी संख्या 66 थी। यानी कि उसके जो प्रांत थे शेरशाह सूरी के साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी प्रांत आते थे उनको आगे जो सरकारों में बांटा गया था तो उनकी संख्या 66 थी। सरकारों को जो है जिले भी कहा जाता है, जिले शब्द भी यूज किया जाता है। तो जो हमारे राज्य हैं उसके राज्यों के जो है बराबर प्रांत शब्द यूज किया गया है, सूबा यूज किया गया है। कुछ एक इतिहासकारों ने एकता कहा है और यहाँ पे सरकार जो है वो जिलों के बराबर थी। तो सरकार या जिला उस समय में 66 बताई गई हैं कि शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक व्यवस्था को मद्देनजर रख के अपने प्रांतों को 66 सरकारों में बांटा है। सरकारें स्वतंत्र होती थी। सरकारों में जो मुख्य अधिकारी थे वो अपनी सरकार का प्रशासनिक जो है देखभाल करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। तो यहाँ पे विभिन्न इतिहासकारों में इस बात को लेकर के भी जो है मतभेद पाया गया, लेकिन उस मतभेद का जो अंत में निर्णय है वो सबका समान है। जैसे कि इतिहासकार अब्बास खान शेरवानी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि 66 ही सरकारें थी और जिसमें से 19 सरकारें जो हैं बंगाल अकेले जो है बंगाल प्रांत की थी। जो हमने अभी पीछे भी बात की थी कि अकेले बंगाल प्रांत को 19 सरकारों में विभाजित किया था और काजी फजीलत के अधीन ही 19 सरकारों का जो है नियंत्रण था। तो उसके बाद अबुल फजल लिखते हैं कि शेरशाह के राज्य में बंगाल को छोड़ करके 47 जो है वो थी सरकारें थी, 47 सरकारें या जिले थी। अकेले बंगाल को छोड़ करके 47 सरकारें या जिले थी। तो यहाँ पे वो जो है बंगाल को छोड़ने की बात कहता है। बंगाल जो है 19 सरकारों से बना हुआ एक प्रांत था, उसकी बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उस समय के समकालीन स्रोतों का आपस में जो है ये डाटा है, इन डेटा का जो आपस में एक दूसरे के समान पाया जाना इस बात का गवाह है कि ये जो 66 सरकारों की हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, पूर्ण रूप से ये सही है। और उस समय के समकालीन स्रोतों से जो है हमें ये पता चलता है कि 66 ही सरकारें थी, 19 सरकारें बंगाल की थी और 47 सरकारें अन्य जो सूबे थे, अन्य जो प्रांत थे उनकी थी। तो इस प्रकार से टोटल 46 सरकारों से बना हुआ एक जो शेरशाह सूरी का साम्राज्य था। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक सरकार में 2 मुख्य अधिकारी होते थे, शिकदारान, मुंसिफान। तो ये जो 2 मुख्य अधिकारी थे शिकदारान मुख्य शिकदार था जिसके अधीन जो है सारा ही सरकार का मुख्य दायित्व होता था। जो शिकदारान था इसका पद जो है किसी भी सरकार में ऊंचा पद था, महत्वपूर्ण पद था और इसके अधीन जो है सेना रहती थी। इसका शिकदारान के अधीन एक सेना रहती थी। इसका सरकार में ऊंचा पद था और इसका मुख्य कार्य था सरकार में शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को सुरक्षा देना, चोर डाकुओं से सुरक्षा भी वो देता था और लोगों को जो है बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा भी देता था। उसके अंतर्गत एक सेना होती थी और मुख्य शिकदार का जो है पद शिकदारान का जो पदाधिकारी था उसको दिया जाता था। दूसरा जो मुख्य पद था मुंसिफान, तो ये मुख्य न्यायिक अधिकारी था। सरकारों में जो मुख्य न्याय करता होता था वो मुंसिफान यानी कि मुख्य मुंसिफ
को ये पद दिया गया था। और मुख्य मुंसिफ का कार्य था कि जो सरकारें हैं उनमें लोगों के यदि आपसी झगड़े हो जाते हैं तो दीवानी जो मामले हैं उनका न्याय करता मुख्य मुंसिफ या मुंसिफ या मुंसिफान नामक अधिकारी होता था। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी के समय में विभिन्न प्रांतों को सरकारों या जिलों में बांटा गया। उनकी संख्या 66 थी। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने जो है उस समय के समकालीन स्रोतों के आधार पे जो डेटा इकट्ठा करके जानकारी दी है उसके आधार पे हम ये मान सकते हैं कि उस समय में प्रांतों को 66 जिलों या सरकारों में बांटा गया था। सरकारें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती थी और उसमें जो अधिकारी थे शिकदार शिकदारान या मुख्य शिकदार, उसके अधीन एक सेना होती थी, वो एक सैन्य अधिकारी होता था। प्रांत में जो है सैन्य सुरक्षा रखता था, लोगों को जो है चोर डाकू लुटेरों से सुरक्षा देता था, शांति व्यवस्था बनाए रखता था और अन्य लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं वो भी जो है शिकदार शिकदारान के अधीन ही होते थे। तो उसके बाद एक और मुख्य अधिकारी होता था सरकार में मुंसिफ है मुंसिफान। मुंसिफ है मुंसिफान जो है शेरशाह सूरी की सरकार का दूसरा मुख्य अधिकारी होता था और इसका जो मुख्य कार्य था वो था न्याय करना। और ये सरकार में जो है उचित न्याय व्यवस्था के लिए नियुक्त अधिकारी होता था। और ये जो दीवानी मामले होते हैं विभिन्न सरकारों के जो आपसी झगड़े थे या उनसे संबंधित जो भी लोगों के दीवानी मामले थे, दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय वो देता था और यहाँ पे वो न्याय करता था। तो इस प्रकार से सरकार अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई थी और ये जो इकाई थी प्रांतों के बाद जो है छोटी इकाई थी। तो यहाँ पे हमने बात की है पहले जो है केंद्रीय प्रशासन की, फिर हमने बात की यहाँ पे विभिन्न प्रांतों की, सूबों की, एकता की, और अब हमने बात की है जो है सरकारों की। इसके बाद जो है बात करते हैं हम परगने के शासन की, परगने का शासन। तो परगने के शासन के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम परगने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार को विभिन्न परगनों में बांटा गया था। एक सरकार में विभिन्न परगने होते थे। परगने का मुख्य अधिकारी जो है शिकदार होता था, शिकदार, और मुंसिफ होता था दूसरा अधिकारी, मुंसिफ, अमीन भी उसको कहा जाता था। तीसरा जो अधिकारी था वो खजांची होता था। चौथा जो अधिकारी है वो कारकुन, लिपिक। तो यहाँ पे शिकदार जो अधिकारी है, अभी हमने पढ़ा था जो सरकारों का शासन व्यवस्था में कि शिकदार जो अधिकारी था, शिकदार शिकदारान यानी कि मुख्य शिकदार, सरकार का जो मुख्य शीर्ष अधिकारी था वो मुख्य शिकदार था, जिसको शिकदार शिकदारान कहते थे। ऐसा ही पद जो है यहाँ पे परगने में शिकदार का था, यानी कि वो एक सैन्य अधिकारी था, उसके अधीन एक सैनिक दस्ता होता था। उसका काम था जो परगने का जो शासन है, परगने के जो लोग हैं उनको सुरक्षा देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सफाई की जो व्यवस्था थी वो देखना। तो यहाँ पे गांव की परगने की खुशहाली के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना, वहाँ पे साफ सफाई का जो है ध्यान रखना और जो है उसको सैन्य सुरक्षा प्रदान करना, ये शिकदार का मुख्य कार्य होता था। दूसरा हमने यहाँ पे बात की परगने में मुंसिफ की। मुंसिफ दूसरा अधिकारी था। मुंसिफ यहाँ पे वही है, परगने में यदि दीवानी मामलों पे यदि न्याय करना है तो वो काम मुंसिफ नाम का व्यक्ति करता था। मुंसिफ एक छोटे दर्जे का जो है न्याय करता था और दीवानी मामलों को परगने में जो है सुलझाना मुंसिफ का कार्य होता था। उसके लिए जो है अमीन शब्द भी यूज किया गया है। उसके बाद खजांची है। खजांची का मुख्य कार्य था परगने में आय व्यय का लेखा जोखा रखना कि जो कितने किसान हैं यहाँ पे, कितने व्यापारी हैं, उनकी आय के साधन क्या हैं और किस व्यक्ति पे कितना कर लगाया गया है, उसका जो है लेखा जोखा रखना इसका मुख्य कार्य था। उसके बाद है कारकुन। कारकुन जो है कानून गो अधिकारी होता है, कानून गो भी उसको कहते थे। उसके लिए लिपिक शब्द भी यूज किया गया। यहाँ की इसका जो यानी कि इसका जो काम था वो था भूमि की जो माप है उसको कि किस व्यक्ति के पास कितनी भूमि है
और उस व्यक्ति के पास कितनी फसल आती है सालाना, उससे कितनी उसको इनकम होती है और उस इनकम पे कितना जो है कर बनता है, ये सबका हिसाब किताब ये कानूनगो या कारकुन नामक जो व्यक्ति था वो रखता था। और इस प्रकार से इन 4 अधिकारियों के तहत जो परगने का शासन व्यवस्था थी वो पूर्णतः सुरक्षित थी। यहाँ पे जो है ये चारों अधिकारी मिलकर जो है परगने का शासन उचित रूप से चलाते थे। तो यहाँ पे शिकदार का काम था एक सैनिक दस्ता रखना, लोगों को सुरक्षा देना, साफ सफाई की व्यवस्था देखना, और उसके बाद मुंसिफ का काम था दीवानी मामलों से संबंधित लोगों को न्याय देना। उसके बाद जो खजांची की बात की है वो है आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। कारकुन या कानूनगो जो अधिकारी था जिसकी हमने बात की, उसका मुख्य काम था लोगों की जो भूमि है उसके माप को देखना कि कितनी भूमि है और उसकी पैमाइश का जो काम था। यानी कि जैसे कि आजकल पटवारी से ऊपर जो कानून को अधिकारी होता है, उस समय पे भी जो अधिकारी होता था, जैसे उसके लिए भी कानून को शब्द या कारकुन शब्द यूज किया गया, तो उसको लिखने का जो काम होता था माप के बाद वो यही करता था। उसके बाद है गांव का शासन। यहाँ पे परगने के बाद जो है हम बात करते हैं गांव के शासन की। तो गांव यहाँ पे सबसे छोटी इकाई थी। जैसे कि पहले केंद्रीय प्रशासन में हमने बांटा है, केंद्रीय शीर्ष अधिकारियों की बात की, फिर हमने प्रांतों की बात की, फिर हमने सरकारों की बात की, फिर हमने परगनों की बात की। सबसे छोटी इकाई अब आ गई है गाँव। तो गाँव में भी मुख्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनमें मुख्य अधिकारियों को कहा जाता था मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 3 अधिकारी थे। ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था थी वो इनमें किस प्रकार से बांटी गई थी, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है। तो सबसे छोटी इकाई शेरशाह के शासन तंत्र की थी ग्रामीण क्षेत्र का शासन, गांव का शासन। तो यहाँ पे गांव का शासन, इसमें जो है मुकद्दम जो अधिकारी था वो गांव का मुखिया होता था। गांव में पंचायतें होती थी, पंचायतें अपने गांव का शासन देखने के लिए, शासन व्यवस्था के लिए स्वतंत्र थी। जो गांव के वयस्क ये जो वृद्ध पुरुष थे और अनुभवी जो व्यक्ति होते थे उनको जो है गांव का मुकद्दम नियुक्त किया जाता था। और गांव के जो मुकद्दम होते थे वो पूरे आजकल जैसे कि हमारे सरपंच होते हैं, उस समय पे गांव के मुखिया को, जो गांव का मुखिया चुन लिया गया है, उसको जो है मुकद्दम शब्द यूज किया जाता है। आगे जो है अकबर के समय में चौधरी शब्द इसके लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे मुकद्दम शेरशाह सूरी के समय पे गांव के मुखिया को, जो कि पंचायत का भी मुखिया होता था, उसको सरपंच और चौधरी न कह करके मुकद्दम कहते थे। और मुकद्दम जो है गांव का प्रशासन व्यवस्था संभालता था। उसमें गांव की सफाई से संबंधित कार्य हैं, लोगों की सुरक्षा से संबंधित कार्य हैं और लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं वो सारे ही मुकद्दम के अधीन होते थे। और इसमें जो है यदि लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है, छोटे मोटे जो फैसले पंचायत में निपटाए जा सकते हैं, उनका निपटान भी जो है ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया मुकद्दम स्वयं करता था। यहाँ पे पंचायत में पंचों के साथ मिल करके सलाह मशविरा करके वो जो है मुकद्दम अपने ग्रामीण एरिए के झगड़े का निपटान बड़ी आसानी से करता था। तो यहाँ पे दूसरा जो मुख्य अधिकारी था पटवारी का मुख्य काम था ग्रामीण एरिए में जो है भूमि की माप की व्यवस्था देखना, उसको लिखित रूप से जो है उसका लेखा जोखा रखना, ये काम जो है पटवारी के अधीन था। और जो लोगों से ग्रामीण जो लोग हैं वो जो राजा को कर देते हैं, तो यहाँ पे छोटे एरिए में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर इकट्ठा करने का काम भी पटवारी का ही होता था। तीसरा है चौकीदार। चौकीदार का काम भी लोगों को जो है सुरक्षा देना था और लोगों की सुरक्षा के लिए ही ये चौकीदार अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन व्यवस्था था, गांव का जो शासन था, ये 3 अधिकारी मिलकर
देखते थे, जिनमें सबसे मुख्य अधिकारी था मुकद्दम, जो कि गांव का मुखिया था। वयस्क और अनुभवी व्यक्ति को ये पद दिया जाता था और इनका मुख्य काम जो है गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, चोर डाकुओं से गांव की सुरक्षा करना और लोगों के लोक कल्याणकारी कार्य करना और आपसी जो झगड़े हैं उनका निपटान करना मुकद्दम का काम था। पटवारी का काम था भूमि की माप की व्यवस्था को देखना और लोगों से कर इकट्ठा करके आगे जो राजा के पास लोगों का जो कर पहुंचाना, वो पटवारी का काम था। चौकीदार का काम था जो है गांव में जो सुरक्षा व्यवस्था है, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र का शासन था। सबसे पहले स्टूडेंट हमने जो बात की थी कल केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन में हमने कुछ अधिकारी पढ़े थे, जिसमें हमने सम्राट पढ़ा था। उसके बाद मंत्रिमंडल में मुख्य अधिकारी जो दीवान वजारत की हमने बात की, मुख्य जो वजीर होता था। फिर हमने काजी उल कजात की, दीवान इंशा की, दीवान रसालत की और इस तरह से विभिन्न विभागों की हमने बात की, उनके मुख्य अधिकारियों की हमने बात की। उनके अधीन जो शाही हरम का मुख्य अधिकारी होता था, जो अन्य राजमहल से संबंधित कुछ एक अधिकारी होते थे राजमहल से जुड़े हुए, उनके भी जो है पद बड़े महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि वो राजमहल से जुड़े हुए थे। दूसरा हमने बात की आज के लेक्चर में प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत हमने पढ़ा कि विभिन्न प्रांत होते थे, प्रांतों के जो मुख्य अधिकारी थे उनकी हमने बात की, उनके कार्यों की हमने बात की और उनके जो विभिन्न प्रांत थे उनके अधिकारियों के पद समान थे, लेकिन उन पदों के समान होते हुए भी उनके अधिकार समान नहीं थे। यहाँ पे विभिन्न प्रांतों में शेरशाह सूरी समय समय पे प्रयोग भी करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट भी करते रहते थे प्रांतों की शासन व्यवस्था को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे चलाया जा सकता है उसके लिए और अपने प्रशासन तंत्र में आगे और ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करने के लिए वो समय समय पे प्रयोग करते रहते थे। उसमें सबसे पहला जो प्रयोग उसने बंगाल पे किया था। तो यहाँ पे उसके बाद हमने बात की थी आगे सरकारों के शासन की 66 सरकारें थी। उसमें हमने देखा कि विभिन्न इतिहासकार जो है एक मत है, समकालीन स्रोतों के आधार पर जो डेटा प्राप्त हुआ है 66 ही सरकारें थी। तो उसके बाद हमने बात की परगनों के शासन की, परगनों के जो है मुख्य अधिकारियों की हमने बात की। फिर उसके बाद जो है सबसे निम्न जो इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी शेरशाह सूरी के प्रशासन तंत्र में, वो थी ग्रामीण शासन, गांव का शासन। तो गांव के शासन में हमने बात की, गांव के जो मुख्य अधिकारी थे मुकद्दम और जिसको अकबरकालीन समय में आगे चौधरी शब्द यूज किया जाएगा और आजकल जो है हम सरपंच शब्द यूज करते हैं गांव के मुखिया के लिए। तो उसके बाद जो है पटवारी, जो कि इसका सहायक अधिकारी था मुकद्दम का और उसका काम था जो है लोगों की आय व्यय का लेखा जोखा रखना, भूमि की माप की व्यवस्था देखना और यहाँ से लोगों छोटे दायरे पे गांव से लोगों का कर इकट्ठा करना। चौकीदार का मुख्य काम था जो है इन दोनों ही ऊपर के अधिकारियों की सहायता करना और गांव की सुरक्षा को देखना। तो इस प्रकार से हमने शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। उसके बाद इसकी जो भू राजस्व व्यवस्था है आगे के लेक्चर में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि उसने भूमि की पैमाइश कैसे करवाई, भूमि को कितने भागों में बांटा और कैसे उसने भूमि की पैमाइश के आधार पे कर व्यवस्था जो है आगे लोगों के सामने कर व्यवस्था लागू किया। आगे लोगों के ऊपर जो कर लगाए थे वो कैसे भूमि की पैमाइश करवाने के आधार पे कैसे वो निर्धारित किए गए थे। तो आज के लिए जो है स्टूडेंट्स ये प्रशासनिक व्यवस्था आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है क्वेश्चंस अपने रख सकते हैं, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।